ये सोचना थोड़ा अजीब है, लेकिन क्या आपको अंदाजा है कि भारत की लगभग आधी से ज्यादा आबादी, करीब 54.6%, ये 2011 का आंकड़ा है, अपनी रोजी रोटी के लिए सीधे तौर पर खेती-बाड़ी पर निर्भर है। हाँ, बिल्कुल। ये आंकड़ा अपने आप में दिखाता है कि कृषि हमारे लिए क्या मायने रखती है। सिर्फ एक सेक्टर नहीं, बल्कि मतलब समाज की रीढ़ है। सही कहा। और आज हम इसी विशाल क्षेत्र भारतीय कृषि की एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास डॉक्टर ए रामचंद्रन और डॉक्टर आर जयावोथी की किताब ए टू जेड ऑब्जेक्टिव एग्रोनॉमी के कुछ अंश हैं। जी, ये किताब वैसे तो एग्रीकल्चर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, पर इसमें जो जानकारी है, जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं, वो कोई भी जो थोड़ा जानना चाहता है उसके लिए बड़े काम के हैं। मतलब भारतीय कृषि का स्केल समझने के लिए। बिल्कुल। तो हमारा इरादा यही है कि इस सोर्स मटेरियल से भारतीय कृषि की मुख्य बातें समझें। उत्पादन कितना है, जमीन कैसी है, आजकल क्या चल रहा है। तो शुरू करें? जरूर जरूर। सबसे पहले थोड़ी बड़ी तस्वीर देखते हैं, भौगोलिक स्थिति। हाँ। भारत का कुल क्षेत्रफल मतलब टोटल एरिया करीब 328.7 मिलियन हेक्टेयर है, जो दुनिया की कुल जमीन का लगभग 2.42% है। एरिया के हिसाब से हम 7वें नंबर पर है। और इस जमीन पर निर्भर आबादी, जैसा हमने कहा, आधी से ज्यादा। ये बात बहुत बड़ी है। हाँ। और अगर अर्थव्यवस्था में इसका हिस्सा देखें, जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड जिसे कहते हैं, तो कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र करीब 17% का योगदान देते हैं। ये 2015-16 का आंकड़ा है। 17%? ठीक है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 1950-51 में, मतलब आजादी के ठीक बाद, ये योगदान लगभग 54.5% था। अरे, 50% से ज्यादा? हाँ, आधे से ज्यादा इकोनॉमी तब खेती पर टिकी थी। तो ये जो गिरावट आई है 54% से 17% तक, इसका क्या मतलब समझे? इसका मतलब है कि हमारी अर्थव्यवस्था का ढांचा बदला है। पिछले 70 सालों में उद्योग, सेवा क्षेत्र यानी इंडस्ट्री और सर्विसेज वो ज्यादा तेजी से बढ़े हैं। अच्छा। तो जीवीए में खेती का हिस्सा कम हुआ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि खेती का महत्व कम हो गया। जैसा आपने शुरू में कहा, आज भी करोड़ों लोग इसी पर निर्भर हैं, उनका जीवन यापन इसी से चलता है। समझ गया। तो ये आर्थिक बदलाव को दिखाता है। अच्छा, अब जरा जमीन के इस्तेमाल पर आते हैं। सोर्स बताता है कि ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, हाँ, सकल फसली क्षेत्र, वो 2013-14 में करीब 200.9 मिलियन हेक्टेयर था। इसका क्या मतलब हुआ? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया मतलब साल भर में कुल कितनी जमीन पर फसलें उगाई गईं। अगर एक ही खेत पर 2 फसलें उगाएं तो उसे 2 बार गिना जाएगा। अच्छा, ओके। और एक होता है नेट सोन एरिया, यानी शुद्ध बोया गया क्षेत्र, वो जमीन जिस पर साल में कम से कम एक बार तो फसल लगी ही। हाँ। वो था 141.4 मिलियन हेक्टेयर। ये हमारे कुल भौगोलिक एरिया का करीब 43% है। यानी देश की लगभग आधी जमीन पर खेती होती है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी एक और चीज है फसल गहनता या क्रॉपिंग इंटेंसिटी। हाँ, वो 142% बताई गई है 2013-14 में। ये 100% से ज्यादा कैसे? 100% से ज्यादा होने का मतलब ही ये है कि हम एक ही जमीन पर साल में एक से ज्यादा फसल ले रहे हैं औसतन। अच्छा। 142% दिखाता है कि जमीन का इस्तेमाल काफी सघन हो रहा है, मल्टीपल क्रॉपिंग जिसे कहते हैं। मैं जमीन से ज्यादा लेने की कोशिश। हाँ, ताकि बढ़ती आबादी की जरूरतें पूरी हों। और खेती के लिए पानी सबसे जरूरी। सिंचाई का क्या स्टेटस है? नेट इरिगेटेड एरिया मतलब शुद्ध सिंचित क्षेत्र, वो करीब 68.2 मिलियन हेक्टेयर है। और इसमें पानी आता कहाँ से है, मतलब जरिया क्या है? दिलचस्प बात ये है कि अब सबसे बड़ा जरिया नलकूप यानी ट्यूबवेल बन गए हैं। करीब 46% सिंचाई इन्हीं से होती है। ओह, पहले तो नहरें होती थी शायद। हाँ, नहरें अभी भी हैं, करीब 22%। फिर कुएं हैं 16% के आसपास, और तालाब से सिर्फ 3%। तो ट्यूबवेल अब सबसे आगे हैं, तकनीक बदली है। और कुछ राज्यों में तो सिंचाई का स्तर बहुत ऊंचा है। पंजाब में 98%। जी हाँ, पंजाब में लगभग पूरी खेती सिंचित है। हरियाणा में भी करीब 88%, उत्तर प्रदेश में 76%। कमाल है। और गन्ने जैसी फसल 93% से ज्यादा सिंचित। हाँ, गन्ना पानी बहुत मांगता है, तो जहाँ सिंचाई अच्छी है वहीं ज्यादा होता है। इन राज्यों को इसीलिए अन्न भंडार भी कहते हैं। पानी की उपलब्धता ने मदद की है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। बिल्कुल। सोर्स ये भी बताता है कि करीब 52.4% यानी आधे से ज्यादा शुद्ध बोया गया क्षेत्र अभी भी बारिश पर निर्भर है, रेनफेड एग्रीकल्चर। आधी से ज्यादा खेती मानसून के भरोसे। हाँ, और ये भारतीय कृषि की एक बड़ी सच्चाई है और एक चुनौती भी।
मानसून की अनिश्चितता वो सीधे उत्पादन पर असर डालती है, किसानों के लिए जोखिम बढ़ाती है। तो ये तो हुई जमीन और पानी की बात। अब देखते हैं कि जमीन पर उगता क्या है और कितना। कहा जाता है कि भारत कई चीजों में दुनिया में आगे है। बिल्कुल सही कहा। आंकड़े देखें तो दालें, दूध और जूट, इन तीनों में भारत दुनिया में नंबर 1 है। अरे वाह, नंबर 1, ये तो बड़ी बात है। हाँ, और चावल, गेहूं, गन्ना, फल, सब्जियां, इन सब में हम दूसरे नंबर पर हैं। दूसरा स्थान भी बहुत अहम है। और उर्वरक मतलब खाद के इस्तेमाल में भी दूसरे। हाँ, फर्टिलाइजर कंजम्पशन में भी सेकंड, फिर अंडों में तीसरा, मक्का और कपास में तीसरा या चौथा। अलग अलग सोर्स थोड़ा फर्क बताते हैं। और कॉफी में 7वां। ये लिस्ट तो काफी लंबी है। मतलब भारत की कृषि बहुत विविध है। बिल्कुल, हम सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी नहीं करते, बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी एक बड़े प्लेयर है। उत्पादन की मात्रा वो भी तो बहुत ज्यादा होगी। जबरदस्त। 2016-17 के जो अनुमान सोर्स में दिए हैं, उनके हिसाब से कुल अनाज का उत्पादन 270 मिलियन टन से भी ज्यादा था। रिकॉर्ड था उस समय का। 270 मिलियन टन। इसमें क्या क्या शामिल था? सोचिए, चावल करीब 108 मिलियन टन, गेहूं 96 मिलियन टन, दालें 22 मिलियन टन, तिलहन जिनसे तेल निकलता है वो 33 मिलियन टन, गन्ना 309 मिलियन टन। 309 मिलियन टन गन्ना। हाँ, और कपास करीब 32.5 मिलियन गांठें। एक गांठ 170 किलो की होती है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि हमारी फूड सिक्योरिटी कितनी मजबूत है। और कौन सा राज्य किस चीज में आगे है, ये भी दिलचस्प है। ऐसे गेहूं और गन्ने में यूपी। हाँ, उत्तर प्रदेश। वहाँ गंगा का मैदान है, मिट्टी उपजाऊ है, सिंचाई भी अच्छी है, तो गेहूं और गन्ने के लिए बहुत अनुकूल है। अच्छा। इसी तरह पश्चिम बंगाल, वहाँ की जलवायु चावल और जूट के लिए बेहतरीन है, तो वो वहाँ के राजा हैं। और मध्य प्रदेश दालों के लिए, और गुजरात कपास और मूंगफली के लिए। जी, ये दिखाता है कि अलग-अलग क्षेत्रों की अपनी खासियतें हैं। रीजनल स्पेशलाइजेशन। उत्पादन में इतना बड़ा उछाल, इसके पीछे कृषि क्रांतियों का भी जिक्र है। हरित क्रांति तो सब जानते हैं। सोर्स कहता है ये शब्द डॉक्टर विलियम गॉर्ड ने दिया था। हाँ, ग्रीन रेवोल्यूशन 60 और 70 के दशक में खासकर गेहूं और चावल की पैदावार में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। नई किस्में आईं, खाद पानी का इस्तेमाल बढ़ा, भारत अनाज में आत्मनिर्भर बन गया। लेकिन ये अकेली नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर आई श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन, दूध उत्पादन बढ़ा, अमूल जैसी सहकारी संस्थाएं बनी। इसमें डॉक्टर वर्गीस कुरियन का नाम सबसे ऊपर आता है। हाँ, अमूल का नाम तो सबने सुना है। फिर नीली क्रांति हुई, ब्लू रेवोल्यूशन, मछली उत्पादन के लिए। स्वर्णिम क्रांति, गोल्डन रेवोल्यूशन, फलों, बागवानी और शहद के लिए। और रजत क्रांति, सिल्वर रेवोल्यूशन, अंडे और मुर्गी पालन के लिए। मतलब अलग अलग क्षेत्रों में फोकस किया गया। बिल्कुल, ये दिखाता है कि सही नीति, विज्ञान और किसानों की मेहनत मिलकर क्या कर सकती है। लक्षित प्रयास थे ये सब। तो ये था उत्पादन का पावर हाउस। अब थोड़ा आज के दौर की बात करते हैं, आधुनिक तौर तरीके और संस्थाएं। शुरुआत करते हैं इनपुट से, खाद और कीटनाशक। हाँ, मॉडर्न एग्रीकल्चर में इनका रोल बढ़ा है। उर्वरकों की बात करें तो पूरे देश का औसत करीब 144 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। लेकिन राज्यों में बहुत फर्क है। पंजाब में 286 किलो, ये तो औसत से बहुत ज्यादा है। हाँ, पंजाब में इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। और इसी असंतुलन को, मतलब कहीं बहुत ज्यादा कहीं बहुत कम, और मिट्टी की सेहत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एनबीएस पॉलिसी शुरू की। एनबीएस ये क्या है? न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। मतलब सब्सिडी सिर्फ यूरिया, नाइट्रोजन पर नहीं, बल्कि फास्फोरस, पोटेशियम और दूसरे जरूरी पोषक तत्वों के आधार पर दी जाती है, ताकि किसान संतुलित खाद डालें, सिर्फ एक ही चीज नहीं। अच्छा, ताकि मिट्टी की सेहत बनी रहे। और कीटनाशकों का क्या? कीटनाशकों में दिलचस्प बात यह है कि भारत में प्रति हेक्टेयर खपत दुनिया में काफी कम है, करीब 0.6 किलो प्रति हेक्टेयर। फिर भी नुकसान होता है फसलों का? हाँ, अनुमान है कि कीटों, बीमारियों और खरपतवारों से हमारी 15 से 25% फसल खराब हो जाती है, तो इनका इस्तेमाल जरूरी तो है। सबसे ज्यादा कहाँ इस्तेमाल होते हैं? सोर्स के हिसाब से चावल और कपास में, और राज्यों में देखें तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना मिलाकर सबसे आगे है। इनके इस्तेमाल को रेगुलेट करने के लिए संस्थाएं हैं, जैसे सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड। ठीक है, अब आते हैं जीएम फसलों पर, जेनेटिकली मॉडिफाइड। हाँ जी। सोर्स कहता है भारत रकबे में दुनिया में चौथे नंबर पर है। हाँ, लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है।
फिलहाल भारत में कमर्शियल खेती के लिए सिर्फ एक ही जीएम फसल अलाउड है, बीटी कॉटन। बीटी कपास ये क्या खास करती है? इसमें एक बैक्टीरिया का जीन डाला गया है जो इसे कुछ खास कीड़ों जैसे बॉलवर्म्स से बचाता है। अच्छा। और ये तकनीक भारत के लगभग 96% कपास एरिया में इस्तेमाल हो रही है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों ने भी अपनी बीटी किस्में बनाई हैं। और इनको मंजूरी कौन देता है? इसके लिए एक कमेटी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, GEAC। ये पर्यावरण मंत्रालय के तहत आती है और देखती है कि फसल सुरक्षित है या नहीं। समझ गया। अब बात करते हैं उन संस्थाओं की जो इस पूरे सिस्टम को चलाती हैं। ICAR का नाम तो आता ही है। बिल्कुल। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये देश में खेती की रिसर्च और पढ़ाई का सबसे बड़ा संगठन है। इसी के अंडर सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज आती हैं। हाँ, ज्यादातर। जैसे दिल्ली का पूसा इंस्टीट्यूट जिसे IARI कहते हैं, करनाल का NDRI डेयरी के लिए, कटक का CRRI चावल के लिए, ऐसे बहुत सारे हैं। इनका काम है नई तकनीकें, नई किस्में विकसित करना। और इनके अलावा अब नीति आयोग भी कृषि सुधारों पर काफी ध्यान दे रहा है। उन्होंने राज्यों के लिए एक एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म इंडेक्स भी बनाया है। अच्छा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ संस्थाएं हैं जिनका असर भारत पर पड़ता है। जैसे हैदराबाद में ICRI सैट है जो सूखे इलाकों की फसलों पर काम करता है। फिलीपींस में IRRI है जो चावल पर दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर है। ठीक है। और सरकार की हाल की योजनाएं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड का जिक्र है, सॉइल हेल्थ कार्ड। इसका मकसद है किसानों को उनकी जमीन की सेहत बताना। कार्ड में लिखा होता है कि मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी खाद डालनी है, ताकि सही मात्रा में खाद पड़े, पैसा भी बचे। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसका लक्ष्य है हर खेत को पानी, सिंचाई का दायरा बढ़ाना और पानी का बेहतर इस्तेमाल करना। पर ड्रॉप मोर क्रॉप इसका एक कंपोनेंट है। और इनाम वो एक ऑनलाइन मंडी है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। किसान अपनी उपज ऑनलाइन बेच सकते हैं जिससे उन्हें बेहतर दाम मिलने की उम्मीद है, बिचौलिए कम हो। किसानों तक जानकारी पहुंचाने के लिए भी कुछ है, मेरा गांव मेरा गौरव। हाँ, इसमें कृषि वैज्ञानिक गांवों को गोद लेकर वहां सलाह देते हैं, किसानों से सीधे जुड़ते हैं। और युवाओं के लिए आर्या योजना, ARY, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। कोशिश है कि युवा खेती में बने रहें, उसे अपनाएं। और जैविक खेती पर भी जोर है। सिक्किम पहला ऑर्गेनिक स्टेट बना। जी हाँ, सिक्किम पूरी तरह से जैविक राज्य बन गया है। और वहीं एक नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने की भी योजना है। तो कोशिशें कई तरफ चल रही हैं। तो इस पूरी बातचीत से ये तो साफ है कि भारतीय कृषि बहुत बड़ी है, बहुत विविध है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। करोड़ों लोगों की जिंदगी इससे जुड़ी है। हाँ, हमने इसका दायरा देखा, उत्पादन क्षमता देखी, पानी की स्थिति समझी और कैसे आधुनिक विज्ञान, संस्थाएं और सरकारी योजनाएं इसे प्रभावित कर रही हैं। ये एक लगातार बदलता हुआ सेक्टर है। सोर्स में एक और आंकड़ा था जो मुझे थोड़ा चौंका गया। प्रति व्यक्ति जमीन की उपलब्धता वो सिर्फ 0.12 हेक्टेयर है भारत में। हाँ, ये बहुत कम है और यही वो बिंदु है जो हमें भविष्य की तरफ सोचने पर मजबूर करता है। मतलब ये कि इतनी कम जमीन, ऊपर से जलवायु परिवर्तन की चुनौती जिसका जिक्र सोर्स में भी है, और खेत लगातार छोटे होते जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि जो 58% आबादी खेती पर निर्भर है उसका क्या होगा? और क्या वो नई तकनीकें जिनका जिक्र भी सोर्स में है, जैसे प्रिसिजन एग्रीकल्चर जिसमें सेंसर और डेटा से खेती होती है, या इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम IFS जिसमें खेती के साथ पशुपालन, मछली पालन वगैरह जोड़ा जाता है, क्या ये तकनीकें इस 58% आबादी की मदद कर सकती हैं? क्या ये उनकी उत्पादकता बढ़ा सकती हैं, उनकी आमदनी को ज्यादा स्थिर बना सकती हैं? वो भी तब जब जमीन कम है और मौसम बदल रहा है। ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या ये नई तकनीकें जवाब बन सकती हैं? यही आज का सबसे बड़ा सवाल है शायद। इन तकनीकों को छोटे किसानों तक कैसे पहुंचाया जाए? क्या ये उनके लिए फायदेमंद होंगी? इन पर और गहरे विचार और काम की जरूरत है। ये सिर्फ तकनीक नहीं, हमारी खाद्य सुरक्षा और करोड़ों लोगों के भविष्य का सवाल है। बिल्कुल। आज की यह गहरी चर्चा डॉक्टर ए रामचंद्रन और डॉक्टर आर.जे. याजोथी की पुस्तक A to Z ऑब्जेक्टिव एग्रोनॉमी के अंशों पर आधारित थी। उम्मीद है इससे भारतीय कृषि की एक बड़ी और कह सकते हैं उपयोगी तस्वीर सामने आई होगी।